है बायो अवेलेबिलिटी। ठीक है, ये हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, तो इसके बारे में हमें पढ़ना है। बायो अवेलेबिलिटी का डेफिनेशन देखिए, बायो अवेलेबिलिटी में बी डिफाइंड एज द रेट एट विच द at which and extent to which the drug reaches the systemic circulation in the active form। ये डेफिनेशन है। इसका मीनिंग ये हुआ, बायो अवेलेबिलिटी मैंने बताया था कि ड्रग जब हम यूज़ करते हैं ड्रग को, तो वो ड्रग क्या होता है, जाता है हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में। ड्रग होता है तो ड्रग को हमने किसी भी रूट से लिया, अगर हमने ओरल रूट से लिया, ठीक, तो ओरल रूट से लेने के बाद में वो ड्रग हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में वो कितना पहुंचता है और किस रेट से वो जाता है, दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। द रेट, रेट किस रेट से गया, ठीक है, उसका स्पीड कितना था, और एक्सटेंट, एक्सटेंट मीन्स होता है अमाउंट, कितना रेट था, कितना और किस एक्सटेंट से वो पहुंचा अपने सिस्टमिक सर्कुलेशन में, वो होता है बायो अवेलेबिलिटी। एक मैं डायग्राम शेयर कर रहा हूँ, ये डायग्राम देखिए, फिर उसको समझ में आएगा। बायो अवेलेबिलिटी समझने के लिए ये बहुत ही अच्छा डायग्राम है, इसको समझने के लिए बहुत इजी वे में आप समझ जाएंगे। जैसे एक यहाँ पे क्या दिखाया गया है, एक डायनासोर दिखाया गया है और एक उसका इमेज दिखाया गया है, ठीक है। तो कितने अमाउंट में ड्रग हमने इनटेक किया, अमाउंट ऑफ ड्रग व्हाट यू हैव टेकन, देन उसका कितना अमाउंट में वो अपने ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचता है, अमाउंट ऑफ ड्रग व्हाट एंटर्ड इनटू द ब्लड वेसल्स। तो जितना हमने लिया उसका 100% ब्लड सर्कुलेशन में नहीं पहुंचता है, उसका कुछ पार्ट ही पहुंचता है, मतलब उसका कुछ पार्ट उसका क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो जितना पहुंचता है और जिस रेट से पहुंचता है उसी को बोल देते हैं बायो अवेलेबिलिटी। क्लियर। इसी से रिलेटेड दो वर्ड आते हैं बायो अवेलेबिलिटी को, एक होता है रिलेटिव बायो अवेलेबिलिटी, एक होता है एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी। रिलेटिव बायो अवेलेबिलिटी का मीनिंग क्या होगा, इट इज द अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग फ्रॉम डोजेस फॉर्म एज कंपेयर टू ए रेफरेंस स्टैंडर्ड। इस केस में क्या है कि अगर किसी भी ड्रग का, सपोज कोई एक ऐसा ड्रग है जिसकी बायो अवेलेबिलिटी मैक्सिमम है, ठीक है, और एक दूसरा ड्रग है जिसको आपने प्रैक्टिकल लैब के अंदर प्रिपेयर करके रखा है, और एक स्टैंडर्ड ड्रग है जो आपने मार्केट से लाया है। तो मार्केट वाला आपका स्टैंडर्ड होगा और आपने जो प्रैक्टिकल लैब में बनाया है वो थोड़ा क्या होगा, उसकी क्वालिटी कम होगी। तो दोनों की बायो अवेलेबिलिटी को कंपेयर कर दो, ठीक है, रिलेट कर दो, एक दूसरे से रिलेट करेंगे तो वो हो जाता है रिलेटिव बायो अवेलेबिलिटी। उसके बाद का टॉपिक आता है एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी। एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी मीन्स क्या होगा, इट इज द अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग आफ्टर इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन। देखो, आईवी के थ्रू अगर हमने कोई भी ड्रग लिया, तो उसका हमारा ऑलमोस्ट 100% क्या होता है, वो एब्जॉर्ब हो जाता है, अपने ब्लड सर्कुलेशन में चला जाता है, अगर हमने उसको इंजेक्शन के फॉर्म में लिया, आईवी के थ्रू लिया तो, ठीक है। तो इस तरीके से वो एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी का डेफिनेशन हो गया कि अगर इंट्रावेनस के थ्रू हमने एडमिनिस्टर किया तो ये हो गया एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी। ये जनरल तीन टॉपिक का डेफिनेशन हो गया, अवेलेबिलिटी, बायो अवेलेबिलिटी और रिलेटिव बायो अवेलेबिलिटी एंड एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी। इसके बाद में एक क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन, फैक्टर्स अफेक्टिंग बायो अवेलेबिलिटी। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अवेलेबिलिटी में इफेक्ट आएगा, ठीक है, चेंजिंग आ सकता है। तो नंबर वन, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग, नंबर टू फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स, नंबर थ्री फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स। अब ये जो तीनों फैक्टर्स हैं, इनके भी सब क्लासीफाई किया गया है, जिसमें पार्टिकल साइज, पार्टीशन कॉफिशिएंट और पीकेए। फार्मास्यूटिकल में डोसेज फॉर्म, मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल्स एंड डिसोल्यूशन रेट। फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स में आता है इफेक्ट ऑफ जीआईटी फ्लूइड, जीआईटी ट्रांजिट टाइम, फर्स्ट पास इफेक्ट एंड डिजीज स्टेट।
ये सारे ये टेबल आपको याद होना चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर ये टेबल याद रहेगा आपको तो आराम से जितने पॉइंट है सबके बारे में अगर 2-2 पॉइंट भी लिखोगे तो आराम से आपका लॉन्ग भी आंसर बन सकता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो भी अभी हमने टेबल के फॉर्म में देखा उसका पहला था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग में 3 दिए हुए हैं, तो हम एक को अच्छे से पढ़ेंगे। पार्टिकल साइज को हम अच्छे से पढ़ेंगे, पार्टिकल साइज, ठीक है। पार्टिकल साइज, as particle size of drug is reduced, the surface area increases. Increase in surface area increases dissolution rate and in turn availability of drug. Example, decrease in the particle size or इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लिसरोफिलिन। इसमें ये कहना चाह रहा है कि अगर हम पार्टिकल साइज़ को रिड्यूस करें तो क्या होगा, उसकी बायो अवेलेबिलिटी इंक्रीज़ होगी। अगर देखो बच्चों के केस में क्या होता है, सोल्यूशन बना करके क्यों दिया जाता है, क्योंकि उसके पार्टिकल साइज़ को, जो टैबलेट रहता है पार्टिकल साइज़ को डिक्रीज़ किया जाता है। पार्टिकल साइज डिक्रीज़ होता है तो उसकी सरफेस एरिया इंक्रीज़ होती है और उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। इस तरीके से उसकी बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो ये हो गया पार्टिकल साइज़। सेकेंड इसमें है फार्मास्यूटिकल फैक्टर। तो फार्मास्यूटिकल फैक्टर में फर्स्ट वन है डोसेज फॉर्म। डोसेज फॉर्म हमें पता है कि बहुत से टाइप के डोसेज फॉर्म अवेलेबल होते हैं, ड्रग्स अवेलेबल होते हैं, जैसे सोल्यूशन के फॉर्म में, सस्पेंशन के फॉर्म में, पाउडर के फॉर्म में, कैप्सूल के फॉर्म में, टैबलेट के फॉर्म में, कोटेड टैबलेट के फॉर्म में। तो अगर हम इनकी बायो अवेलेबिलिटी की बात करेंगे तो क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट साइज़ किसका होगा, सोल्यूशन का होगा। उसके बाद में किसका होगा, उससे लार्जर सस्पेंशन का होगा। उसके बाद में पाउडर, कैप्सूल, टैबलेट, कोटेड टैबलेट। तो इसका अगर हम बायो अवेलेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना हो तो हम इसको इसी फॉर्म में लिख सकते हैं, सोल्यूशन, सस्पेंशन, पाउडर, कैप्सूल, टैबलेट, कोटेड टैबलेट। ये है इसका बायो अवेलेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम टैबलेट की बायो अवेलेबिलिटी कम है पाउडर से, तो क्या हम इसकी बायो अवेलेबिलिटी को इंक्रीज़ करा सकते हैं? हाँ, तो बिल्कुल हम इसको इंक्रीज़ करा सकते हैं। हम टैबलेट को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट करने के बाद में उसका हम सोल्यूशन बना लें। सोल्यूशन के फॉर्म में ले लेंगे तो क्या होगा, सिरप के फॉर्म में, तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी कैप्सूल या पाउडर से, ठीक। अब अगर इसी आंसर को मुझे लॉन्ग करना हो तो हम लॉन्ग कैसे कर सकते हैं? हम हर जितने भी टॉपिक है, इसमें जितने पॉइंट आ रहे हैं, सोल्यूशन आ रहा है, सस्पेंशन आ रहा है, पाउडर आ रहा है, कैप्सूल है, टैबलेट है, कोटेड टैबलेट, तो क्या करेंगे, सबको हम एक दूसरे से कंपेयर करके हम लिख सकते हैं। सोल्यूशन हैज़ ग्रेटर बायो अवेलेबिलिटी दैन सस्पेंशन, या फिर सस्पेंशन के बारे में हमें लिखना हो तो हम लिख सकते हैं सस्पेंशन हैज़ लेस बायो अवेलेबिलिटी दैन सोल्यूशन एंड मोर बायो अवेलेबिलिटी दैन पाउडर। पाउडर के बारे में लिखना होगा तो हम लिख सकते हैं पाउडर हैज़ लेस बायो अवेलेबिलिटी दैन सस्पेंशन एंड पाउडर हैज़ मोर बायो अवेलेबिलिटी दैन कैप्सूल। इस तरीके से हम इस आंसर को लॉन्ग कर सकते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल्स। मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल्स क्या होता है, इस केस में आपको इतना याद रखना है कि जितने भी हम दूसरे एक्सिपिएंट ऐड करते हैं, ड्रग के अलावा जो भी हम एक्सिपिएंट ऐड करते हैं, वो उसकी वजह से क्या होता है, बायो अवेलेबिलिटी चेंज हो सकती है। लाइक डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट, डिसोल्यूशन एजेंट, ठीक है। इसके अलावा स्वीटनिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, ये सारे एजेंट ऐड करने की वजह से बायो अवेलेबिलिटी चेंज हो सकती है। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है उसके बाद में डिसोल्यूशन रेट। तो डिसोल्यूशन रेट में क्या है कि वो उसकी सॉल्युबिलिटी किस रेट से वो डिसोल्यूट हो रहा है। फॉर ड्रग, मैं रीड कर दे रहा हूँ वन टाइम, फॉर ड्रग्स विच आर पुअरली वाटर सॉल्युबल, डिसोल्यूशन रेट ऑफ द solid drug is often the rate limiting step in the bioavailability of drug. Dissolution rate is determined by Noyes and Whitney equation। जिसे इसमें इक्वेशन दे रहा है, रेट ऑफ डिसोल्यूशन रेट इक्वल टू DAK अपॉन H, और जिसमें फिर ब्रैकेट के अंदर CS माइनस CB। तो यहाँ पे D क्या है, D है डिफ्यूज़न कॉफिशिएंट, A क्या है सरफेस एरिया, K पार्टीशन कॉफिशिएंट, H क्या है थिकनेस, CS क्या है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग इन सेचुरेटेड, ठीक है। उसके बाद में CB क्या है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द बल्क फेज। थर्ड वन आता है इसमें फिजियोलॉजिकल फैक्टर। फिजियोलॉजिकल फैक्टर में ये याद रखना है, इफ़ेक्ट ऑफ GIT फ्लूइड।
इसमें क्या होता है कि म्यूसिन फॉर्म्स ए थिन लेयर ओवर द गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल एपिथेलियम। इट में फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स विद द वेरियस ड्रग एंड रिड्यूस द बायो अवेलेबिलिटी। म्यूसिन ये जाकर के क्या होता है, एक लेयर बना लेता है जो हमारी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसकी इनर लाइनिंग के साथ में वो जाकर के कॉम्प्लेक्स बना लेगा, जिसकी वजह से क्या होता है ड्रग एब्जॉर्ब नहीं होगा इजीली। तो एब्जॉर्ब नहीं होगा तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। सेकेंड आता है इसमें बी पॉइंट GI ट्रांजिट टाइम। द मोटिलिटी ऑफ द स्टमक इज इम्पॉर्टेंट टू द रेट एट विच ओरली एडमिनिस्टर्ड ड्रग इज पास्ड ऑन द इंटेस्टाइन। डिलेड गैस्ट्रिक एम्प्टिंग रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन ऑफ ओरली एडमिनिस्टर्ड एस्पिरिन। फूड ऑल्सो अफेक्ट द गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम। Absorption of amoxicillin, ampicillin, cephalexin is reduced in presence of food. This is due to the enhanced gastric emptying. मोटिलिटी ऑफ द स्टमक इज़ इम्पॉर्टेंट। देखो इसमें ये बता रहा है कि स्टमक की जो मोटिलिटी होती है, पेरिस्टाइसिस मूवमेंट होता है और दूसरे जो मूवमेंट होते हैं हमारे स्टमक में, इंटेस्टाइन में, इसकी वजह से क्या होती है ड्रग के बायो अवेलेबिलिटी पर इफ़ेक्ट आता है। ठीक है, इस तरीके से ओरली जो हम लोग टैबलेट लेते हैं तो वो क्या होता है, वो इंटेस्टाइन तक का पहुँचने में टाइम लेगा। अगर एम्प्टिंग टाइम रिड्यूस कर दिया जाए, ठीक है, एम्प्टिंग टाइम मतलब कि अगर एम्प्टी जितने टाइम में अभी हमारा स्टमक या इंटेस्टाइन एम्प्टी होता है उसको रिड्यूस कर दोगे तो एब्जॉर्प्शन क्या होगा, वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा। अगर एम्प्टिंग टाइम क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, तो एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। इसके अलावा फूड भी इफ़ेक्ट डालते हैं, जैसे एमॉक्सिसिलिन के ऊपर, एम्पिसिलिन पे, सेफेलेक्सिन के ऊपर। इन सब का अगर फूड आपने फूड के खाने के साथ लिया तो उनकी बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। फर्स्ट पास इफेक्ट नेक्स्ट आता है सी वाला पॉइंट, फर्स्ट पास इफेक्ट। तो ओरली एडमिनिस्टर्ड ड्रग्स गो टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन वाया हेपेटिक पोर्टल सिस्टम विच फर्स्ट present on the drug to liver, thus the entire absorb of the drug is exposed to the liver during first pass through the body. The drug, if it is rapidly metabolized in the liver, small fraction only will reach the systemic circulation. This is known as first pass effect and may cause significant reduction in the bioavailability. ये फर्स्ट पास क्या होता है, देखो इस केस में मैंने बताया था कि ड्रग, कोई भी ड्रग है तो वो स्टमक में जाता है, स्टमक से जाने के बाद में वो इंटेस्टाइन में गया, वहाँ से रीअब्जॉर्ब होगा, वहाँ से एब्जॉर्ब होगा। एब्जॉर्ब होने के बाद में जो भी हमने ड्रग का लिया है वो ड्रग जाता है लीवर के पास में। लीवर क्या करता है, उसको उसमें काट छाट करता है, उसमें क्या अपने लिए हेल्पफुल है, क्या अपने लिए टॉक्सिक है, उसको टॉक्सिक वाले सब्सटेंस को रिमूव कर देता है, और जो हेल्पफुल रहता है उसको अपने सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या करता है, उसको पहुंचा देता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, इसी को बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। जितने ज़्यादा ड्रग लीवर के पास में जाएगा उसकी बायो अवेलेबिलिटी उतने डिक्रीज़ हो जाएगी। अगर इसी चीज़ को नेक्स्ट पॉइंट से कनेक्ट करके देखो, जो डिजीज़ कंडीशन, डिजीज़ स्टेट या लीवर इन्फेक्शन, तो अगर लीवर में प्रॉब्लम आ रहा है, तो लीवर में प्रॉब्लम आ रहा है तो लीवर जो अब काम कर रहा था, काट छाट कर रहा था, वो नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से मैक्सिमम ड्रग हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में जाएगा और उसकी बायो अवेलेबिलिटी इंक्रीज़ होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा लेक्चर आप कमेंट में ज़रूर लिखें। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें और बेल आइकॉन को भी दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।